स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट 9th क्लास की एसएसटी की हिस्ट्री का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाला जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 से 97 के बीच यानी 1896 से 1897 के बीच में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ये तो सही बात है कि किसान सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा करते हैं, अपनी किसानी पर भरोसा करते हैं सिर्फ, और उसी की पूजा करते हैं। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, सत्ता यानी राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, और हैसियत यानी उनका जो लेवल था, उन्हें जो लेवल मिला हुआ था वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ीं। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे, विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 यानी 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटीं। 1905 में यानी 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगीं। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। लिहाज मतलब एक और तरह से भिन्न थे, भिन्न यानी अलग थे। यहाँ के किसान समय-समय पर यानी टाइम-टाइम पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। नेक्स्ट टॉपिक है रूस में समाजवाद। 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। यानी 1914 से पहले रूस में जितनी भी सामाजिक पार्टियां थीं, राजनीतिक पार्टियां थीं, पॉलिटिकल पार्टीज थीं, इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, वो सभी गैर कानूनी थीं। उन्हें कानूनी मान्यता मतलब लीगल ऑथराइज नहीं थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 यानी 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। सरकारी आतंक के कारण, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। कौन सी पार्टी? ये वाली, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को, ठीक है। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय-समय पर अपनी ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी यानी 1900, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सक्रिय मतलब जोशीले, ठीक है ना, मतलब
अलर्ट, सॉरी, हाँ, काफ़ी सक्रिय थे, सक्रिय मतलब अलर्ट थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का यह मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे कभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद भी थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब उथल पुथल उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था, ठीक है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी यानी 2000 सन 2000 में, ठीक है ना, 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा, यानी 1900 का जो साल था वो रूसवासियों के लिए बहुत ही बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ीं कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव ये क्या है प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया गया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल भी हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगीं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने यानी राजा 1905 की क्रांति के दौरान राजा ने
एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगीं, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। राजा ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया।